देखो लास्ट क्लास तक एनपीओ का डिस्कशन हम लोग एक पॉइंट तक पहुंच गया था कि आज हम लोग प्रॉपर्ली बड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा बुक लेट मी चेक। अरे मेरे पास तो नहीं है एक्स्ट्रा बुक। ठीक है। सो लास्ट क्लास में उस पॉइंट तक पहुंच चुका था अपन कि हम लोग क्या कर सकता है। अब प्रॉपर्ली जो बड़ा क्वेश्चन 10 मार्क्स 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। मैं जो प्रोसेस बताऊंगा आप लोग उसी प्रोसेस को फॉलो करना, कोई मिस्टेक नहीं होगा। हमने सर्टेन पॉइंट्स लिखे थे इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि अपने को इतना चीज कवर अप करना है। ठीक है। अपने को इतना सारा कवर करना था जिसमें से देखो ऑलमोस्ट हमने सब कवर कर लिया। नंबर 9 भी कवर हो गया था, अकाउंटिंग फॉर फंड बेस्ड एंड और स्पेसिफिक फंड अकाउंटिंग, वो लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब देखो करना क्या है, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग कि कैसे आप लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगा विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इसका मतलब क्वेश्चन आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे देगा खुद बना के, and with that help you have to prepare income and expenditure account and balance sheet at the end of the year, balance sheet at the end of the year, right? बट ध्यान रखना एनपीओ के केस में कभी कभी कुछ इंफॉर्मेशन ओपनिंग बैलेंस शीट बना के भी निकालना पड़ सकता है। ठीक है। तो वो डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग अपन मूव करेगा। अब इस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन अपने को रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट देगा। क्वेश्चन क्या करेगा, एक रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट बना के देगा आपको। डेबिट साइड में क्या होगा, रिसिट्स एंड क्रेडिट साइड में पेमेंट्स। रिसिप्ट्स दो तरह का होगा, एक होगा कैपिटल रिसिप्ट्स और एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स। पेमेंट्स भी दो तरह का होता है, एक कैपिटल पेमेंट और एक रेवेन्यू पेमेंट। हम लोग को क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई करना है कौन सा कैपिटल रिसिप्ट्स है और कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। एक बार बता दूं, कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती है जो एक एनपीओ को कभी कभी होता है, राइट? एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो है जो एक एनपीओ में रेगुलर बेसिस पे होता है। क्लियर है ये चीज? रेवेन्यू पेमेंट्स वो है जो एक ऑर्गेनाइजेशन पे करता रहता है, एंड कैपिटल पेमेंट्स वो है जो कभी कभी पे करेगा। लाइक परचेज ऑफ एसेट, परचेज ऑफ एसेट इज अ कैपिटल पेमेंट, लेकिन वो तो कभी कभी होगा ना। क्लियर है ये चीज? क्लियर है यहां तक? तो आप लोग को सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सेकेंडली, रिसिप्शन पेमेंट के नीचे में बिलो द रिसिप्शन पेमेंट आपको सर्टेन एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ होगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी हुई होगी। रिसिप्शन पेमेंट के बाहर जितना भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है जो भी होगा उसका डुअल इंपैक्ट होगा। डुअल इंपैक्ट, जैसे आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा था क्लास 11 में, वहां पे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहता था और ट्रायल बैलेंस के नीचे में सर्टेन इंफॉर्मेशन होता था। तो एवरी इंफॉर्मेशन हैज अ डुअल इंपैक्ट। इफ कोई भी चीज आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, इसका मतलब हमने अभी तक उसका अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स को किया नहीं है। वी हैव टू डू इट। क्लियर है दिमाग में? इफ कोई भी आइटम रिसेप्शन पेमेंट के अंदर में है, उसका कितना इंपैक्ट होगा? सिंगल इफेक्ट, एक ही जगह जाएगा। इफ इट इज अ रेवेन्यू रिसिट्स तो वो आपका इनकम है, एंड इफ इट इज अ कैपिटल रिसिट्स तो वो आपका लाइबिलिटी है। इफ इट इज अ कैपिटल पेमेंट तो वो आपका एसेट होगा, एंड इफ इट इज अ रेवेन्यू पेमेंट तो एक्सपेंस होगा। तो पहला स्टेप यही होगा अपना कि हम लोग क्लासिफाई कर ले कि कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा और कौन सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। इफ इनकम और एक्सपेंस है तो वो कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एंड इफ वो लाइबिलिटी या एसेट है तो वो कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। क्लियर है ये चीज? पहले अपने को वो मार्क डाउन करना है, एंड देन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग सारा एडजस्टमेंट करेगा, एंड फिर कहानी खत्म। क्लियर है?
देखो मैं आज प्रॉपरली एक बड़ा क्वेश्चन तुम लोग के साथ सॉल्व करूंगा, उसके बाद आपसे इजीली सॉल्व होना स्टार्ट होगा। जस्ट डू फॉलो माय प्रोसेस कि कैसे मैं कर रहा हूं, ताकि एग्जाम में भी आपका बड़ा क्वेश्चन एक बार में परफेक्टली करेक्ट हो। वी विल डू प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लायन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2020। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो कैश बेसिस पे बनता है, बट हम लोग को बनाना क्या है इस क्वेश्चन में, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020, यानी करंट ईयर का इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। व्हाई वी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, to ascertain surplus or deficit of that particular year and balance sheet as on 31st March along with necessary workings, मतलब working notes। क्लियर है यहां तक? तो अपने को करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और करंट ईयर का बैलेंस शीट बनाना है, राइट? तो इस टाइप का क्वेश्चन में आप दो तरीके से कर सकता है। पहले तो जो रिक्वायरमेंट पार्ट है उसको ड्राफ्ट करके छोड़ दो। रिक्वायरमेंट पार्ट क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, ये दो ही है ना। तो आप क्या कर सकते हो, एक नए पेज से स्टार्ट करो, जैसे कि मैं ये छोड़ देता हूं, एक नया पेज से स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 किसका बुक्स में बना रहे आप लोग, इन द बुक्स ऑफ, तो ये आप एग्जाम में लिखेगा, इन द बुक्स ऑफ लायन क्लब अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आंसर्स को इस तरफ लिखते हैं ना, बट ध्यान रखना एग्जाम में कभी भी आंसर इस तरफ मत लिखना, आंसर नंबर सेंटर ऑफ द कॉपी, सेंटर ऑफ द कॉपी बोले तो इधर लिखना चाहिए। फिर एक लाइन छोड़ो एंड देन स्टार्ट योर सॉल्यूशन। इससे क्या होता है, चेकर को एंड प्लस आपको भी जब आप रिवीजन करते हैं तो आपको पता रहता है कि मैंने ये सारा क्वेश्चन कर लिया। इफ आपने इस लाइन में मार्जिन में लिखा और चेकर कॉपी फोल्ड करके चेक कर रहे हैं, कभी कभी उससे एक क्वेश्चन स्किप भी हो सकता है एंड फिर आप तो कुछ कर नहीं पाएगा ना उस कंडीशन में। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको इधर लिखना चाहिए सेंटर में आंसर नंबर जो भी है। क्लियर है ये चीज? अपने को क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये किसकी तरह बनता है, पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 20। फॉर्मेटिंग, प्रेजेंटेशन, इन सब पे ध्यान दोगे तुम लोग। डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, एक पेज हम लोग पूरा एग्जाम में इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही ड्राफ्ट करेंगे, जगह लगे चाहे नहीं लगे, अपने को तो फ्री में फोकट में पेज मिलेगा एग्जाम में। फॉर्मेट बना के छोड़ दिया, जैसे जैसे आइटम आएगा प्लॉट कर देंगे। और एक क्या बनाना है आपको, मांगा था हमसे। ठीक है, क्लास के बीच में। हम्म हम्म बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 20। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ये दो ही तो रिक्वायरमेंट पार्ट है। इसके बाद जो कुछ भी अपन करेगा वो वर्किंग नोट में चला जाएगा। क्लियर है?
इफ यू विल फॉलो द प्रोसेस तो आपसे हो जाएगा। ये छुरी किधर है तुम? किस पे? अभी 1 में है ना तुम? अच्छा स्टार्ट कर दिया। ड्राफ्ट कर लिया हम लोगों ने। अब देखो कैसे करोगे। रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स कैन बी कैपिटल और रेवेन्यू। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा आइटम कहां जाएगा, ठीक है। अब बताओ, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक का मतलब ईयर के स्टार्टिंग में कितना कैश एंड बैंक बैलेंस था, क्या वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा क्या? कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये कहां जाएगा? ऐसे लिख देगा अपन एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते साइड में कि ये मेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाना है। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन एक एनपीओ के लिए कैपिटल रिसीट्स होता है या रेवेन्यू? मिलता ही रहता है वो तो ये इनकम हुआ, कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। एंट्रेंस डोनेशन, एक तरह से एंट्रेंस फीस। अब ये एम्बिग्विटी है, इसको मैं कैपिटल रिसिप्ट्स मानूं या रेवेन्यू रिसिप्ट्स मानूं, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, हमने एक नोट लिखा था दैट इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट्स। हमने एक नोट लिखा था एंट्रेंस फीस के ऊपर में, इफ क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट्स। बट अभी हमें पता नहीं है, डाउटफुल है, एक बार के लिए मार्क करके छोड़ दिया। इफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तब देख लेगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ होगा, तो इट्स ए रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सेल ऑफ एसेट, पहला बात है, एसेट जो सेल करके पैसा आता है वो मेरे लिए इनकम एक्सपेंस नहीं होता। उस एसेट पे जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है दैट इज योर इनकम और एक्सपेंस। आई बात समझ में? ये तो एसेट सेल करके पैसा आया है ना, ये तो ग्रॉस रिसिप्ट है, तो हम लोग को इस पे निकालना पड़ेगा प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। आई बात समझ में? क्लियर है ये चीज? क्रिस्टल क्लियर है यहां तक? मिसलेनियस इनकम, ये कहा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये अपना इनकम होता है। रिसिप्ट्स एट कॉफी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट। इसका मतलब हम लोग का एक क्लब है, तो क्लब में ये सारी फैसिलिटीज होगी। कोई कॉफी शो मतलब हमारा छोटा सा एक सीसीडी टाइप का जगह होगा, वहां पे लोग कॉफी पीता है तो हम लोग उनसे पैसा चार्ज करते हैं अपना मेंबर से। कोल्ड ड्रिंक्स पीता है तो पैसा चार्ज करता है। स्विमिंग पूल है, कोई भी स्विमिंग करेगा तो आर्ली बेसिस पे चार्ज करता होगा हम लोग। टेनिस कोर्ट है, कोई भी टेनिस खेलेगा तो उससे पैसा ले रहे हैं हम लोग, राइट। तो ये सब क्या है? दीज आर द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेगुलर होगा तो ये भी तुम्हारे लिए क्या होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्लियर है ये चीज? दो चीज डाउटफुल में छूट गया था, एक एंट्रेंस डोनेशन और एक सेल ऑफ एसेट, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। एक तो सेल ऑफ एसेट से निकालना पड़ेगा कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो वही जाएगा ना। क्लियर है? और एंट्रेंस डोनेशन को मैं कैपिटल रिसिप्ट्स मानूं या रेवेन्यू मानूं, उसका वेट कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। क्या हमारा रिसिप्ट साइड खत्म है? सारा मार्क डाउन कर रहे हो साथ साथ में? अब देखो पेमेंट साइड, सैलरीज रेवेन्यू पेमेंट है, रेगुलरली पे करते हैं, तो ये कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर इज अ, ये आपने पे किया है क्रेडिटर को, क्रेडिटर को पे किया है, तो क्रेडिटर को पे करना कोई एक्सपेंस होता ही नहीं। आपसे क्रेडिटर पैसा मांग रहा था, आपने उसको पे कर दिया, तो ये कौन सा खर्चा है भाई? लाइबिलिटी कम हो रहा है ना इससे तो तुम्हारा। हाँ, हो सकता है इन्होंने इधर क्रेडिटर को पेमेंट बोला तो कोई मटेरियल कंज्यूम टाइप का सामान निकले, ड्यूरिंग द ईयर आपने क्रेडिटर से कितना परचेज किया वो निकालना पड़े, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन है। क्लियर है? बट ये मेरा ना तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा और बैलेंस शीट में तो क्रेडिटर्स कम होके ही जाएंगे। क्लियर है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी,
एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस, पोस्टेज रेवेन्यू एक्सपेंस, टेलीफोन एंड टेलेक्स रेवेन्यू एक्सपेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ग्लास एंड टेबल लिनेन। एक क्लब के लिए यदि उसका रेस्टोरेंट है, ग्लासेस वगैरह तो टूटता फूटता रहता है। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या बोलेगा। दो थॉट प्रोसेस है, यदि तुम्हारा रेस्टोरेंट टाइप भी है क्लब में, तो तुम्हारे लिए ग्लासेस और ये सब क्या है, एसेट भी मान सकते हो। कभी कभी लोग इसको रेवेन्यू खर्चा भी मानता है, क्योंकि ग्लास तो टूटता ही है कांच का, ऑपरेशंस में करते करते पुराना हो जाता है, तो हर 6 महीना में, 1 साल में चेंज करना होता है उसको। तो इसको रेवेन्यू भी मान सकते हैं, कैपिटल भी मान सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। इफ क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो आपका एजम्पशन, आपको जो सही लगता है आप वो मानोगे। क्लियर है? तो ये डाउटफुल है। क्रॉकरी एंड कटलरी सेम वही चीज हो गया। गार्डन अपकीप, गार्डन को मेंटेन करने के लिए घास कटिंग वगैरह जो होता है ना, उसको गार्डन अपकीप बोलते हैं हम लोग। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेंबरशिप फीस, ये हमने पे किया है, पे किया है, राइट। तो इफ हमने पे किया है तो हमने किसी का मेंबरशिप, कोई और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का मेंबरशिप भी ले रखा होगा हमारे क्लब ने, तो अभी तक तो हम लोग इसको रेवेन्यू पेमेंट ही मानेगा, क्योंकि इससे कोई एसेट तो बन नहीं रहा। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एसेट नहीं होता, एक्सपेंस है। हर साल आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना होता है, राइट। इट मींस पेमेंट, हम क्यों पेमेंट करेंगे? जब आप इंश्योरेंस करवाते हो क्या चीज का पेमेंट करते हैं? लेगा, तो तुम क्या चीज का पे करेगा? प्रीमियम का ही तो पे करता है। यदि तुम अपना लाइफ का इंश्योरेंस करवाता है तो पेमेंट क्या चीज का करते हैं हम लोग? इंश्योरेंस प्रीमियम। एवरी मंथ या फिर क्वार्टरली या एनुअली प्रीमियम देना होता है ना, तभी तो पेमेंट होगा। और इंश्योरेंस यदि हमें मिल रहा होगा तो रिसिप्ट होगा ना, पेमेंट क्यों होगा? कैसे? हाउ कम? इट इज अ कंटिंजेंट। तो कंटिंजेंट का अकाउंटिंग होता ही नहीं है। सपोज तुमने 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस करवाया, वो तो मरेगा तब मिलेगा ना, और नहीं मरेगा तो 50 लाख कब मिलेगा? जब उसका मैच्योरिटी आएगा, 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद। लेकिन 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स तक तुमको एवरी ईयर प्रीमियम तो पे करना पड़ेगा ना। तो ये वो प्रीमियम वैल्यू है। क्लियर है? इलेक्ट्रिसिटी रेवेन्यू एक्सपेंस। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा। क्लियर है यहां तक? नीचे देखो क्या दिया, ये क्या डेट है? हम लोग को क्वेश्चन ने मांगा है 31 मार्च 20 को बनाने के लिए, और क्वेश्चन खुद एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का वैल्यू बता रहा है यहाँ का। क्यों बता रहा होगा? कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो जब भी आपके पास ओपनिंग ऑफ द ईयर का एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होगा, तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट ड्राफ्ट करेगा और चेक करेगा कि क्या मिसिंग इंफॉर्मेशन हम लोग को निकालना है, राइट। तो हमारे पास ओपनिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है, पहले तो वो ड्राफ्ट करता है। बैलेंस शीट एज एट 1/4/19। हाँ, ये वर्किंग नोट है। ये आपका वर्किंग नोट। तो हमारे पास क्या क्या एसेट्स दे रखा है? फिक्स्ड एसेट, एक तो ओपनिंग कैश बैंक,
वो तो आएगा ही, लेकिन जो अभी यहां दिया हुआ है पहले उसको लिख लेता है। फिक्स एसेट 5 लाख, स्टॉक 3,80,000। जो जो क्वेश्चन है बोला बस उसको नोट डाउन कर रहे हैं अपन। इन्वेस्टमेंट 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसका मतलब क्या है? मैंने लास्ट क्लास में एक चीज सिखाया था, जब भी इन्वेस्टमेंट अलोंग विद द रेट दिया हुआ होता है तो आप लोग चेक करोगे कि उस पे जितना इंटरेस्ट बनता है उतना आपको मिला है या नहीं मिला है, अदरवाइज हिडन इंफॉर्मेशन, हिडन इंफॉर्मेशन होगा। क्लियर है? ऑलवेज दिमाग में फिट कर लो कि एग्जाम में कभी भी आपके क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट अलोंग विद परसेंटेज है तो हम लोग को चेक करना है जितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए मिला है या नहीं मिला है। क्लियर है? कितना है इन्वेस्टमेंट? 5 लाख। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, हेलो मैम, अभी मैं एक क्लास के बीच में, प्लीज कॉल मी आफ्टरनून। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 12,000। और क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस, ये तो एसेट हुआ आपके लिए। कितने का? Then sundry creditors 1,12,000, 1,12,000। क्लियर है? Subscription received in advance 15,000, advance subscription 15,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन तो लाइबिलिटी होता है। एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड पेंडिंग मेंबरशिप, ये क्या बोल दिया भाई साहब? हम लोग को डोनेशन तो मिल चुका है एंट्रेंस फीस, बट हम लोग उन लोग को अभी तक मेंबरशिप अलॉट नहीं किया, तो जब तक मेंबरशिप अलॉट नहीं करेगा हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो एंट्रेंस डोनेशन पेंडिंग मेंबरशिप 1 लाख। ग्रेचुइटी फंड रिटायरमेंट के टाइम जो देना होता है तो इट्स अ लाइबिलिटी 1,50,000। यहां तक क्लियर है? जो क्वेश्चन ने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बोला था वो सारा हमने पुट कर दिया ओपनिंग बैलेंस शीट में। एक ऊपर में भी आपने लिखा था, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा कैश एंड बैंक 10,3850। ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट का डेटा है। ये मैच होना चाहिए। क्या ये मैच हो रहा है? क्या क्या हो रहा है? एसेट साइड का टोटल ज्यादा है। एक बात सोचो, ऑर्गेनाइजेशन चलते आ रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो कैपिटल फंड भी होगा ना। तो क्वेश्चन ने तो कैपिटल फंड दिया ही नहीं है, इसीलिए हम लोग को ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। कैपिटल फंड मिसिंग है तो हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? कैपिटल फंड कितना आएगा? इधर का टोटल कितना है? 14 लाख
इधर का भी वही होना चाहिए। कितना? ये डिफरेंस वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब शायद आपका बैलेंस शीट मैच हो रहा होगा। समझ में आया? ओपनिंग बैलेंस शीट। यहां तक कोई डाउट है क्या? क्लियर है? बराबर हो? साथ में हो? ये ड्राफ्ट हुआ। अब देखो एक एक करके क्वेश्चन की मदद से और आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट है सब्सक्रिप्शन का, दूसरा पॉइंट भी सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31st March 2020 was 18,000। इसका मतलब यस, रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st March 20 का मतलब इस दिन। इस दिन यदि आपको एडवांस मिला है तो वो कौन से ईयर से रिलेटेड होगा? नेक्स्ट ईयर। इफ आपको इस डेट पे मिलेगा वो तो नेक्स्ट ईयर का होगा ना। यानी इसको क्या करना है? करंट ईयर का इनकम में काउंट नहीं करना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31st March 20, यानी इस डेट में कितना आउटस्टैंडिंग है वो बता दिया, यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। क्लियर है? पिछला साल भी कुछ आउटस्टैंडिंग था क्या? इसका क्या हुआ फिर? कुछ नहीं बोला तो अज्यूम कि ये हम लोग को मिल चुका होगा, क्योंकि पिछला उधारी क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता, दैट मीन्स यू हैव रिसीव्ड इट। ऑर्गेनाइजेशन को ये सब्सक्रिप्शन का पैसा मिल चुका होगा, और मिल चुका होगा तो कहीं ना कहीं आपके रिसिप्ट साइड में आ रहा होगा ऑफ रिसिप्शन पेमेंट। क्लियर है? तो मुझे ये पता है सब्सक्रिप्शन जब भी हम सॉल्व करेंगे इसके ऊपर पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 है, तो वहां लिख के छोड़ दिया। जब फ्लो में जाएंगे तो आपको कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट का एडजस्टमेंट भी करते करते चलेंगे हम लोग। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर सैलरीज इतना, इलेक्ट्रिसिटी इतना, मतलब करंट ईयर का बाकी है। तो क्या ये वैल्यू करंट ईयर के एक्सपेंस में काउंट होगा? हाँ, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू करंट ईयर, तो ये सैलरीज में ऐड हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी में ऐड हो जाएगा। तो जहां सैलरीज एंड इलेक्ट्रिसिटी है वहां पे आप लिख दो पॉइंट नंबर 3। हाँ, साथ साथ में हम लोग बैलेंस शीट में भी डाले, हर चीज का डुअल इंपैक्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है 50% of the entrance donation was to be capitalized. There was no pending membership as on 31st March 2020। इसका मतलब क्या? लास्ट ईयर तुम लोगों को एक एंट्रेंस डोनेशन मिला था, वो पेंडिंग मेंबरशिप था ना, उसमें से आपने सबको मेंबरशिप दे दिया, बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 50% को ही कैपिटलाइज करना है, मतलब 50% को एज अ कैपिटल रिसिप्ट्स मानना है, एंड 50% विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। तो लास्ट ईयर का कितना पेंडिंग था? 1,00,000। क्या करंट ईयर में और मिला है क्या? करंट ईयर में भी तो मिला ही है ना। टोटल का 50% आपको कैपिटलाइज करना चाहिए, राइट? एंड बाकी 50% कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का इनकम साइड में। क्लियर है? तो जब आप एंट्रेंस डोनेशन सॉल्व करेंगे तब अपन को पॉइंट नंबर 4 भी चेक करना होगा। क्लियर है यहां तक? बस हम एक एक पॉइंट को पढ़ के रेफरेंस नंबर डाल रहे हैं, सो दैट जब फ्लो में क्वेश्चन सॉल्व करो कुछ मिस आउट ना हो जाए एग्जाम में। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? द कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड
net as on 1/4/2019 was 10,000. पहला बात है, प्रॉफिट कैसे निकालता है एसेट जब सेल करते तब? सेल वैल्यू ऑफ एसेट माइनस बुक वैल्यू ऑफ एसेट करते हो, तब जाके प्रॉफिट लॉस आता है। ये 10,000 क्या है? तो सेल में से कॉस्ट थोड़ी माइनस करेगी, कोई गुड्स थोड़ी ना था, ये तो एसेट था। कहीं ना कहीं आपने बिजनेस में इसको यूज किया होगा, तो यूज करके डेप्रिशिएट भी तो हुआ होगा। तो व्हाट विल बी द बुक वैल्यू ऑफ दिस एसेट? क्या क्या चीज डेप्रिसिएशन बोला? अरे बाबा, आपके पास में ये जो फिक्स एसेट्स है ये क्या है? नेट का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन हटाने के बाद, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद नेट वैल्यू बता रखा है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना चाहिए था? जो करंट ईयर ये कॉस्ट बता रहा है, द कॉस्ट ऑफ द एसेट है 10,000, तो इसका बुक वैल्यू कितना होगा? कहाँ लिखा? द कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड नेट, तो उसका वाज 10,000। हाँ ठीक है, ये 10,000 का है तो 2,000 का तुम्हारा क्या हो गया? लॉस आ गया। बट इसका क्लैरिटी नहीं है, नीचे डेप्रिसिएशन का भी पॉइंट दिया हुआ है, मतलब आप लोग को अभी तक डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। अब जो सोल्ड हुआ है उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे या नहीं करोगे, पहले ये बताओ। दो आंसर आया ऑनलाइन वालों, करेगा या नहीं करेगा ये बताओ। नहीं करेगा। ऑनलाइन वाला बोल रहा है नहीं करेगा, बाकी लोग एक जन ही बोला है अभी तक तो। बोलो बोलो, बाकी लोग बोलो। एक जन बोल रहा है करेगा। अब जो बोल रहा था करेगा उसने भी आंसर चेंज कर लिया, बोल रहा नहीं करेगा। यस, हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेगा, बिकॉज एसेट इज सोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो जब बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही बेच रहा है तो उसपे कौन सा डेप्रिसिएशन? लास्ट ईयर तो डेप्रिशिएट हो चुका होगा। एंड दिस वैल्यू इज नेट। नेट का मतलब होता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू तो 10,000 की बुक वैल्यू सेल किया हमने कितने में? बुक वैल्यू, तो ये क्या हो गया? 2,000 का लॉस। ये लॉस कहां आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डेबिट साइड में, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट बोल के। क्लियर है? अब मुझे आप लोग ये बताओ, ये तो समझ में आ गया कि जब आपका सेल ऑफ एसेट है उसमें पॉइंट नंबर 5 जाएगा। मुझे आप लोग ये बताओ, व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर? करेक्ट। 5 लाख का एसेट था बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये तो बुक वैल्यू है, इसमें से 10,000 का सेल कर दिया तो बचा कितना? 490। इसको पूरे साल यूज किया आपने, तो डेप्रिसिएशन भी पूरा कंप्लीट ईयर का लगेगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, तो 49,000 आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा फॉर द ईयर। क्लियर है ये चीज? तो पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6 हम लोग को रिजॉल्व करना है जब अपन इधर आएगा। एसेट से रिलेटेड तो 5 और 6 ही है। किसी को डाउट रहेगा कोई भी पॉइंट में पूछ लेना, मैं फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट बोल रहा है अ सम ऑफ ₹20,000
received in October 2019 as entrance donation from an applicant was to be refunded as he has not fulfilled the requisite membership qualification. The refund was made on 3rd of June 2020. 3rd June 2020 क्या मेरे करेंट फाइनेंशियल ईयर में फॉल कर रहा है या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फॉल कर रहा है, राइट? तो आपका पास देखो टोटल पिछला साल लास्ट ईयर 1 लाख का डोनेशन मिला था जिसको मेंबरशिप देना था। करंट ईयर में और कितना मिल गया? 1 लाख का और मिला है डोनेशन जिसको मेंबरशिप देना है। तो टोटल 2 लाख का मनी मिला है आप लोगों को जिसको आप लोग को मेंबरशिप अलॉट करना है। इसमें से सबसे पहले आपने क्या किया? 20,000 एक बंदे का था, उसको तो रिजेक्ट कर दिया। 20,000 received in October as entrance donation from an applicant was to be refunded. तो यानी इसमें से 20,000 वाले को तो हम लोग क्या कर रहे हैं? दे ही नहीं रहा है ना मेंबरशिप, इसको रिफंड करना है। अभी तक किया नहीं है, इट्स अ लाइबिलिटी, आपके बैलेंस शीट में आएगा लाइबिलिटी साइड में। तो यानी बचा बाकी लोग जिसको मेंबरशिप आपको देना है। ये वाला कहानी है क्या? बिल्कुल गलत। आपको लास्ट ईयर है, देखो एक है लास्ट ईयर और एक है करंट ईयर। लास्ट ईयर कितना एंट्रेंस डोनेशन मिला था? 1 लाख। करंट ईयर में आपको कितना मिला है? 1 लाख। लास्ट ईयर जो 1 लाख मिला था उसमें से 20,000 को आप रिजेक्ट कर रहे हो। तो उसने सर्टेन वायलेशन ऑफ द रूल्स किया होगा, बोलते हैं नहीं हम तुमको अपने ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं बनाएंगे, निकालता है तुमको। तो जब निकालता है तो उससे जितना पैसा लिया था उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो यानी इसमें से 20,000 को तो आपने निकाल दिया, बचा कितना? 80,000 जिसको आपको क्या करना चाहिए? मेंबरशिप अलॉट करना चाहिए। ये तो हो गया लास्ट ईयर, ये है करंट ईयर। बट क्वेश्चन ने एक जगह क्या बोला था? 50% टू बी कैपिटलाइज्ड, 50% टू बी चार्ज एज रेवेन्यू। तो यानी इसका 50% कैपिटलाइज होगा और 50% क्या हो जाएगा? इनकम। सिमिलरली इसका 50% कैपिटलाइज्ड, 50% इनकम। तो टोटल कितना इनकम होगा फॉर द ईयर? 50,000, 40,000, यानी 50 प्लस 40 90। और कितना कैपिटलाइज्ड होगा? कैपिटलाइज्ड का मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना है। 50,000 एंड 40,000, 90 कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। एंड दिस 20,000 will be shown as a liability in the balance sheet as entrance donation received या फिर entrance donation to be refunded। तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होगा। समझ में आया? क्या चीज? डेट समझ में नहीं आया? भैया वापस समझा दो ना। इसमें क्या अजीब सा है? बहुत सिंप्लीफाइड है ये तो। यहाँ पे क्वेश्चन को पहला ये देखो, करंट ईयर में तुमको एंट्रेंस डोनेशन मिला है। करंट ईयर में कितना मिला है? 1 लाख का। ओपनिंग बैलेंस शीट में आप लोगों ने एंट्रेंस डोनेशन लिखा था, एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड पेंडिंग मेंबरशिप। क्या यहाँ पे लिखा था आपने? ये किस ईयर में मिला था? पिछला साल, जिसको करंट ईयर में मेंबरशिप अलॉट करना चाहिए था हम लोग को। तो लास्ट ईयर का पेंडिंग कितना है? 1 लाख। ठीक है।
क्वेश्चन देखो एक पॉइंट में, पॉइंट नंबर 4 में क्या बोल रहा है, 50% को कैपिटलाइज करो, ठीक है, इसका मतलब 50% को इनकम मानना है, राइट। तो इफ आपने सबको मेंबरशिप दिया होता तो उसका 50% तो कैपिटल फंड में जाता और 50% इनकम मानते हम लोग। लेकिन एक और पॉइंट क्वेश्चन ने बोला कि लास्ट ईयर अक्टूबर 2019 कौन सा ईयर था, करंट ईयर मान लो, कहीं से भी माइनस करो वही आएगा। करंट ईयर में आपको एक 20,000 का मेंबरशिप फीस मिला है, एंट्रेंस डोनेशन, दैट हैज टू बी रिफंडेड बाय यू, एंड वो आपने कब रिफंड किया है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब करंट ईयर का 1 लाख में से 20,000 तो वापस रिटर्न करना है। इसको तो मानो ही मत आप लोग कुछ। तो करंट ईयर का बचा कितना, 80,000 एंट्रेंस डोनेशन। अब आपके पास टोटल एंट्रेंस डोनेशन कितना है, 180। इसका तुमने मेंबरशिप दे दिया होगा, बट इसमें से कैपिटलाइज कितना करना है, 50%। तो बाकी को क्या करना है, इनकम मानेगा। अब क्लियर है, हाँ भैया क्लियर है। प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंस शीट से। ये क्लियर है सबको, नेक्स्ट पॉइंट, purchases made during the year amounted to 15 lakh. Oh, value of closing stock was 2,10,000. तो अब देखो क्वेश्चन खुद परचेज बता रहा है, क्लोजिंग स्टॉक भी बता रहा है, और कहीं ना कहीं हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी था। तो ओपनिंग स्टॉक पता है, परचेज पता है, क्लोजिंग स्टॉक पता है, तो हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्यों, कंज्यूम निकाल सकता है ना, कंजम्पशन निकाल सकता है। कितना आएगा कंजम्पशन, समझ में आया ना कंजम्पशन। मैंने लास्ट डिस्कशन में भी बोला था, जब भी क्वेश्चन में ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक हो तो मतलब कंजम्पशन तो निकालना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपके पास 3,80,000 का स्टॉक था, ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना परचेज किया, 15 लाख। तो टोटल होना चाहिए कितना, 18,80,000, बट आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है कितना, भाई साहब 18,80,000 से 2,10,000 ही बचा है, तो बाकी गया कहाँ, कंज्यूम। कंज्यूम, कंजम्पशन कितना हो गया, 16,70,000 का कंजम्पशन हो गया। हाँ देखो, इस क्वेश्चन में आप लोग क्या कर सकता है पता है, इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मान सकता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मान लो, क्योंकि हमारे पास में कॉफी रूम है, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी बेचते हैं हम लोग, वो सारा काम करते हैं ना, तो खाने पीने का काम तो इधर ही हुआ होगा, तो इस सारी जगह में ही तो खाना पीना चला होगा। क्लियर है ये चीज। अब टेनिस खेल रहा है, थक गया, कोई सैंडविच ऑर्डर किया होगा, कोई पिज्जा पास्ता कुछ भी ऑर्डर किया होगा, स्विमिंग करते करते भी भूख लग जाता है, तो वहां पे ये सब कंज्यूम हुआ होगा ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल रिसिप्ट्स, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया 16,70,000, इसमें से ये हटा दें तो प्रॉफिट मिल जाएगा। एल्स आप लोग क्या करो, इसको इनकम मान लो, इसको एक्सपेंस मान लो, तो नेट इंपैक्ट तो क्या आएगा, प्रॉफिट ही आएगा ना। इस सब का टोटल बताओ तो मुझे कितना हो रहा है, 17,62,000, यानी आपने सेल किया 1762 में, कॉस्ट कितना था, 1762 माइनस 16,70,000, 92,000 आपका क्या है, प्रॉफिट। तो डायरेक्ट 92 दिखा दो, या फिर इनकम साइड में बाय रिसिप्ट फ्रॉम ये सब, और डेबिट साइड में दिखाओ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बात तो एक ही है। एक क्रेडिटर अकाउंट में जा चुका होगा,
हाँ, जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता और तुम्हारे पास बुक्स में क्रेडिटर है, इट मींस ऑल द परचेज आर क्रेडिट परचेज। if बुक्स में क्रेडिटर नहीं होता तब हम लोग कैश परचेज, और कैश परचेज होता तो कहीं ना कहीं रिसिप्शन पेमेंट में लिखा हुआ होता ना कि आपने पे किया होगा, तो क्वेश्चन तो खुद रिसिप्शन पेमेंट दे ही रहा है। तो if आपका कैश परचेज होता तो कहीं तो इधर आता ना, तो नहीं है। हाँ, मेहनत करना है क्यों, क्लोजिंग क्रेडिटर निकालने के लिए ना, हाँ उसके लिए करेगा, उसके लिए करेगा एक एक करके। यहां तक समझ में आया? लास्ट में बोल रहा है द क्लब एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी चार्जेस ऑफ टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑल परचेजेस मेड ऑन अकाउंट ऑफ क्रॉकरी, कटलरी, ग्लास एंड लिनन इन द ईयर ऑफ परचेज। मतलब रेवेन्यू खर्चा मानता है, जितना भी क्रॉकरी, कटलरी, ग्लासेस आपने खरीदा है क्लब के लिए, दैट विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इफ ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना है तो दो तो डाउट क्लियर हो गया, ये कहां जाएगा, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सेल ऑफ एसेट्स का भी डाउट क्लियर, एंट्रेंस डोनेशन का भी डाउट क्लियर। तब फिर इसका क्या करना है, इसको गोला किया था आपने 15,20,000 ड्यूरिंग द ईयर। ओपनिंग क्रेडिटर कितना था तुम्हारा, 1,12,000, ये तुम्हारा ओपनिंग क्रेडिटर थे, राइट? फिर तुमने परचेज किया उनसे 15 लाख का परचेज किया, तो 16,12,000 उनका बैलेंस हो गया। ड्यूरिंग द ईयर यू मेड अ पेमेंट टू क्रेडिटर्स 15,20,000 का, तो बैलेंस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितना आया समझ में? पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी क्लोजिंग क्रेडिटर था नहीं, इस तरीके से अपन ने क्लोजिंग क्रेडिटर निकाल लिया। क्वेश्चन पूरा रीड कर लिया, सारा इंफॉर्मेशन क्रैक डाउन है। अब प्रेजेंटेशन देखना एक एक करके, मैंने जिस एक एक करके आइटम समझाया, और एक हिडन इंफॉर्मेशन था, मैंने बोला था तुम लोग को, जब परसेंटेज दिया हुआ रहता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहां पे देखो 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 5 लाख, तो 5 लाख का 12% ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट कितना रिसीव होना चाहिए, 60,000। 5 लाख का 12% 60,000, बट एक्चुअल में आपको रिसिप्ट हुआ कितना है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ओ माय गॉड, 2,000 अक्रूड है। दिस इज हिडन इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन में कोई पॉइंट ने कवर नहीं किया, बट ये आपको पता होना चाहिए। इफ क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है तो हम लोग ये कैलकुलेट करेगा ही करेगा। क्लियर है ये चीज, टकाटक? तो बस अब तो क्या है, अब तो ऐसे सॉल्व कर देंगे ऐसे। देखो पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हूं, साथ साथ में डुअल इंपैक्ट भी करूंगा मैं। सबसे पहले आपने लिखा था रिसिप्शन पेमेंट में सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट साइड में तो वो इनकम ही होगा। अब ध्यान रखना, जहां जहां आपने रेफरेंस पॉइंट दिया है मतलब उसमें एडजस्टमेंट था, एडजस्टमेंट था तो इनर कैलकुलेशन करोगे। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट कितना है, 2,02,750, इतना टोटल रिसिप्ट था। इसमें से माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, 12,000 माइनस एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। कितना एडवांस दिया नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड, देखो वहां पे हमने लिखा था पॉइंट नंबर 1 एंड 2, 18,000, ये 12,000 माइनस, हाँ
फिर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 7,000। प्रीवियस ईयर कोई एडवांस मिला था क्या आपको? एडवांस एट बिगिनिंग लिख दो, कितना? तो टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर कितना? 194,750। डन है। अब देखो इसका डुअल इम्पैक्ट हो गया, इसको पहले आपने ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाया और फिर यहां दिखा दिया, इसको आपने ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाया और फिर यहां दिखा दिया। इन दोनों का तो डुअल इम्पैक्ट नहीं हुआ ना, तो ये बैलेंस शीट में भी जाएगा, तो लिख देता है साथ साथ में। एडवांस सब्सक्रिप्शन 18,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन डुअल इम्पैक्ट भी कर दिया एंड पॉइंट का ट्रीटमेंट भी खत्म। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो पहले मेरे से, छोटा सा भी डाउट रहे तो पूछ लेना एकदम स्मूथली, क्योंकि एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो सारे क्वेश्चन कर पाओगे। फिर किसी को भी डाउट यहां तक? आगे चलें। हाँ वर्किंग नोट में दिखा सकता है, बट फिर वो अलग से मेरे को जाके बनाना पड़ता, पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन ही मार दिया, यहीं पे मेरा वर्किंग नोट बन गया। तो पहला काम हो चुका है, जिसका काम हो गया उसको मैं कट कर दूं, कल को भूल ना जाऊं किया या नहीं किया। एंट्रेंस डोनेशन, ओह इट्स इम्प्लाइड, यदि हम कुछ नहीं बोल रहे हैं तो मतलब बैक टू बैक मेरा वही क्लास वही टाइमिंग रहेगा, कभी कभी मिस आउट हो जाता है, ठीक है। तो कल लॉ का मैसेज हम सोचा ये इम्प्लाइड है कि सेकंड क्लास मेरा था, ठीक है, मेरा डिफॉल्ट, मेरा गलती, नेक्स्ट टाइम से हम बता देगा। मैं बता देगा नेक्स्ट क्लास से। अभी देखो एंट्रेंस डोनेशन का बात किया था जिसमें पॉइंट नंबर 4 था। अब एंट्रेंस डोनेशन को कैसे दिखाओगे तुम लोग? या तो वर्किंग नोट बनाओ या फिर इनर कॉलम में करो। बाय एंट्रेंस डोनेशन हमने कैलकुलेशन किया था ना, 1 लाख, ये करंट ईयर में रिसीव हुआ था, फिर लास्ट ईयर भी तो मिला था, तो प्लस एडवांस एट बिगिनिंग 1 लाख, रिफंड करना है अपने को। एक काम करो, ऐसे करोगे तो कंफ्यूज ही हो जाओगे तुम लोग, इसका वर्किंग नोट, वरना फिर बाद में जब घर पे रिवाइज करोगे कुछ समझ में ही नहीं आएगा क्यों किया ऐसा। इसका मैं तुम लोग को वर्किंग नोट बना देता हूं, वर्किंग नोट नंबर 2। वाई 2? क्योंकि पहला वाला तो मेरा बैलेंस शीट है,
बैलेंस 1 लाख, लास्ट ईयर मिला था 1 लाख, टू बी रिफंडेड 20,000 रिफंड करना है आपको, 80,000 एंड 1 लाख माइनस कैपिटलाइज एट द रेट 50% कैपिटलाइज करना है 40,000 एंड इधर 50,000, charge as income 40, 50, 90,000, क्लियर है यहां तक? वर्किंग नोट समझ में आना चाहिए, तुम एग्जामिनर को, चेकर को अच्छे से समझा पाओ अपनी फीलिंग्स, वो होता है वर्किंग नोट। वॉइस नोट होता तो वो चिपका के आ जाता, वो तो है नहीं। 90,000, तो बाकी 90,000 कहाँ जाएगा? डुअल इम्पैक्ट, हर पॉइंट का डुअल इम्पैक्ट होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कैपिटल फंड कितना था? ओपनिंग कैपिटल फंड 10, 29, 850 आपका कैपिटल फंड था ऑलरेडी, इसमें एंट्रेंस डोनेशन प्लस हो जाएगा 90,000, और भी कुछ प्लस माइनस हो सकता है, जगह छोड़ दिया, राइट। लेकिन एक चीज, एक लाइबिलिटी आएगा क्या? एंट्रेंस डोनेशन रिफंडेबल 20,000 रिफंड करना है ना। हर चीज को सेम टाइम में डुअल एक्सपेक्ट करो, कभी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप पहले एक चीज खत्म करोगे, फिर दूसरा करोगे ना, हो सकता है हम लोग एग्जाम प्रेशर में भूल जाए। लेकिन यदि एवरी पॉइंट एट द सेम टाइम आप डुअल इंपैक्ट करोगे ना, क्वेश्चन आधा अधूरा छूट गया ना, तो जितना किया है उसका स्टेप मार्किंग मिल जाएगा आपको, क्योंकि हर एक एडजस्टमेंट का मार्क्स होता है। ऐसा नहीं है 10 में से 0 मिलता है, यू गेट द स्टेप मार्किंग। और स्टेप मार्किंग कब मिलेगा? जब प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड डुअल इंपैक्ट आपका किया हुआ रहेगा। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? यहां तक कोई डाउट? आइला? नेक्स्ट पॉइंट क्या था? आपने एंट्रेंस डोनेशन भी कर दिया, हाँ, तो हमने पहले पैसा लिया था, उससे देना है, उससे ही देना है, मतलब पैसा तो ले लिया ना, रिसीव तो हो ही गया तुम्हारा। बाद में पैसा देना, हाँ, अगले नेक्स्ट ईयर थर्ड जून में दे रहे हैं ना आप लोग, तो जून तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्या हमने इसमें एक इनबिल्ट पॉइंट को फाइंड आउट किया था? 2,000 का अक्रूड था, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इज एन इनकम। प्लस अक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि रिलेटेड टू करंट ईयर है, तो वो करंट ईयर की इनकम में तो काउंट होगा ना, मिलो चाहे नहीं मिलो, एज पर अक्रूवल बेसिस 60,000।
ये 2000 का डुअल इंपैक्ट होगा। बैलेंस शीट का एसेट साइड में आएगा accrued interest on investment 2000 डुअल इंपैक्ट हो गया। एवरी एडजस्टमेंट विल हैव अ डुअल इंपैक्ट। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ सकता है मेरे से। गलती हुआ था? मार्क करके रखो, गोला करके रखो। हाँ, फिर भी गलती हुआ। फिर क्यों गलती हुआ? नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेल ऑफ एसेट में हमने कुछ कुछ कैलकुलेशन किया था। एक तो क्या था, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो लॉस किस तरफ आएगा? टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कैसे निकाला था हमने? 10,000 बुक वैल्यू, 8,000 में सेल किया, 2,000 का लॉस। फिर एसेट्स पे और एक पॉइंट था, डेप्रिसिएशन। देखो वर्किंग नोट्स का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मैं सारा वर्किंग में इसी में करा दूंगा। 5 लाख माइनस 10,000 सेल कर दिया था हमने, उसका 10% ही तो डेप्रिसिएशन है, 49,000। डुअल इम्पैक्ट, डुअल इम्पैक्ट, डुअल इम्पैक्ट। यस, डुअल इम्पैक्ट। पहले यहां वाला क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? स्पीड से साथ मैच कर रहे हैं ना तुम लोग? ऐसे तो नहीं कोई बहुत पीछे रह गया है, साथ साथ में हो। अब देखो इसका डुअल इम्पैक्ट क्या करेंगे। यहां पे जब अपन फिक्स्ड एसेट दिखेंगे, एसेट साइड में 5 लाख का था, माइनस सेल 10,000 का तो सेल कर दिया, बाकी जो बचा उस पे डेप्रिसिएशन है आपका। $441। क्लियर है? इसी तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चन भी आते हैं। हाँ नहीं, इनिशियली लगेगा बिकॉज हम लोग बहुत स्लो एंड स्टडी कर रहे हैं, बट विद द टाइम आपका हैबिट हो जाएगा ये सब क्वेश्चन 15-20 मिनट्स में करने का। 15 मार्क, 10 मार्क। हाँ हाँ हाँ, एंड स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, एक बार में मैच होगा। एग्जाम में 10 मार्क छूटे उससे दुख मत करना, लेकिन जो करके आए थी वो परफेक्ट करके आया ना, काम खत्म। इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो यदि सोचो 15 मार्क का क्वेश्चन आता है, आपका 5 मिनट एक्स्ट्रा चला भी गया उस पर, लेकिन एक बार में बैलेंस शीट मैच हो गया, खत्म। 15 मार्क तो साइड में ना, फिर तो और क्या करना है। 15 मार्क का क्वेश्चन में आधा घंटा डिवोट कर दिया, अभी भी एग्जाम में 2.5 घंटा बचा हुआ है। कितना लेके आना है पास होने के लिए? 50 यदि मैं पासिंग मार्क्स मानू, 15 तो आ चुका है आपका, और कितना? 35, 2.5 आवर। उसमें ट्रू और फॉल्स है, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी रहेंगे, इजीली मैनेजेबल है। तो पैनिक मत करना, बड़ा क्वेश्चन तो मिलेगा एग्जाम, बट यदि हाथ लगाया है तो पेशेंस रखना एंड पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। क्लियर है? नेक्स्ट, मिसलेनियस इनकम। तो इसमें तो कोई पॉइंट भी नहीं था, डायरेक्ट लिख देता इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में बाय मिसलेनियस इनकम 9,000
इनकम साइड में इनकम आ गया, कोई पॉइंट भी नहीं, तो नो डुअल इम्पैक्ट। फिर इसमें क्या करेंगे, नेट दिखा देंगे। नेट कैसे दिखाओगे, ये हम लोग नॉर्मली ऑपरेशन एक्टिविटी से कमा रहे हैं, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, कॉफी रूम, ये सब तो मेरा क्या है, क्लब का ऑपरेशनल एक्टिविटी है। तो हम लोग लिखेगा बाय इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। कैसे निकालेगा, टोटल इनकम हमने अर्न किया है 17,62,000। इसको सेल करने के लिए जो खरीदा था उसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, 16,70,000। दैट वाज अवर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो प्रॉफिट कितना आ गया, 92,000। दैट्स प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर है यहां तक। ये भी डन, सब हो गया, काट दिया। रिसिप्ट साइड तो सारा हो गया। 1670 कैसे आया, जरूरत तो नहीं है, अब किसी ने बोल दिया तो दिखा देता हूं। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक कितना था, 3,80,000। 3,80,000 प्लस परचेजेस 15 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक 2,10,000। तो ये आ जाएगा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में भी आएगा, वो अपने जब ओपनिंग से क्लोजिंग मिलाएगा ना तब आ जाएगा। ये क्लियर है। यहां तक अभी भी बोल रहा हूँ, किसी को भी डाउट है तो पूछ लो आराम से, नो इश्यूज। मैच्ड नहीं है तुम्हारा, क्या करते हो, कैलकुलेटर होके बैलेंस शीट नहीं मैच कर सकते, डिफरेंस तो पता ही है, ढूंढ लो कौन सा फिगर का हेरा फेरी क्या है। एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट देखो, डुअल इम्पैक्ट किया या नहीं किया। देखो हम लोग का तो एक बार में मैच होगा, स्टेप्स फॉलो करना होता है। अभी इसलिए तो फंस गया ना, अब तुम ढूंढो उसके अंदर में वैल्यू कहाँ गलती किया होगा। हाँ, फिर एग्जाम में नहीं मिलता है, वो दिमाग क्लिक नहीं कर पाता, वो छूट गया, वो छूट गया, वैसा वाला कहानी है। वो आंख के सामने होता है पर दिखता नहीं। हाँ, ऐसा लगता है खो, ऐसा लगता है खो गया, कहाँ गया फिगर, अभी तो सामने था। और फिर एग्जाम हॉल के बाहर निकलोगे, शिट यही तो नहीं डाला, अरे यार यही तो डालना था, फिर दिख जाता है तुम लोग को। ऐसे नहीं करने का, बहुत बार आइटम तो छूट जाता है, गलत है ये। मैच नहीं हुआ तो कुछ भी टोटल मार के तो आने है ना, सस्पेंस लिख के। अब देखो पेमेंट साइड, पेमेंट साइड में सबसे पहला आइटम क्या है, सैलरीज। लेकिन सैलरीज में पॉइंट नंबर 3 था, क्या था,
आउटस्टैंडिंग है 8,000, तो प्लस करना पड़ेगा। टू सैलरीज 1,20,000 इनर कॉलम में लिखेंगे। करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो तो एक्सपेंस में काउंट होगा। 1,28,000 विल बी द सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर। और ये इसका डुअल इंपैक्ट करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग है तो बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में भी जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज बोल के 8,000 हम लोग को फ्यूचर में पे करना है, सो इट इज अ लाइबिलिटी। तो यहां से उठ के ये इधर भी आ जाएगा। क्लियर? किसी को भी डाउट? सैलरीज डन। क्रेडिटर का तो कुछ करना ही नहीं था, बैलेंस शीट में जाएगा वो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कोई पॉइंट नहीं है, सीधा लिख दो 70,000 एक्सपेंस में। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 70,000। फिर तो हो गया बिजनेस में अकाउंटिंग, सबका नाम ही एक्सपेंस लिख दो। फ्यूचर में कंट्रोल किसी को करना ही नहीं है कि कहाँ कितना पैसा लगा है, मतलब ही नहीं है। फिर प्लानिंग कैसे करेगा हम लोग फ्यूचर के लिए? पोस्टेज 40,000 कोई पॉइंट नहीं था। थप्पड़ मार दो। हाउ डे यू। पोस्टेज 40,000, टेलीफोन एंड टेलेक्स 52,000। कंसाइनमेंट का 10, इसका 10, 20 मार्क। पेपर इजी आएगा, आराम से 80 प्लस 90 प्लस लेके आना अकाउंट्स में। किसका नहीं, नवंबर तक तो कुछ नहीं, नवंबर तक पानी आएगा। हाँ लास्ट है ना अंडर द एग्जिस्टिंग स्कीम। कुछ नहीं होता है ऐसा। मतलब ही नहीं है, फाउंडेशन का तो वैसे भी रिजल्ट अच्छा रहता है, आर्टिकल का हमेशा डिमांड रहता है। आर्टिकल्स का इंटर भाई देखो, फाउंडेशन में पास करने से उनका कुछ नहीं जा रहा है ना, मार्केट में कोई डिमांड सप्लाई खराब नहीं हो रहा है, उनको तो अच्छा खासा रेवेन्यू मिलेगा इंटर का। आप पास होते धड़ 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 रजिस्ट्रेशन करेगा फटाफट, उनके पास तो अच्छा खासा रेवेन्यू है। डिमांड सप्लाई फैक्टर आता है इंटर में, फाइनल में वहां आता है। इंटर में उस तरीके से सप्लाई किया जाता है कि आर्टिकल का रिक्वायरमेंट कितना है मार्केट में, उस हिसाब से, और फाइनल में उस हिसाब से कि इकोनॉमी को सीए कितना चाहिए एंड रेपुटेशन भी मेंटेन रहना चाहिए अपना, तो फिर उन लोग वैसे ही चलता है। पासिंग परसेंटेज अच्छा नहीं, मतलब टफ चेकिंग होता है। फिर क्रीम बच्चे जो प्योरली डिजर्व करते हैं बस वही निकलते हैं, जो फेल होता है इसका मतलब वो नहीं डिजर्व नहीं करते, उनका किस्मत ही खराब है। एक दो अटेम्प्ट के बाद वो भी पास हो जाएंगे, बट वो लक मैटर करता है। अच्छा भी है खराब भी है। हाँ यस, अच्छा ये है कि हम लोग अच्छा ये अपन बेरोजगार नहीं मरता है, पेट भर जाता है। सीए का डिग्री के साथ में कोई भी इंसान आज तक हम अनएम्प्लॉयड देखा ही नहीं, सब एम्प्लॉयड है। अब तो उनको आदत सा हो गया है।
एमबीए इफ यू आर फ्रॉम द अच्छा है तो बहुत बढ़िया वैल्यू है। छोटे मोटे कोई भी कॉलेजेस से एमबीए करके निकलोगे उसका कोई वैल्यू नहीं है। इससे से बेटर है आप प्रैक्टिकल लाइफ में कूद जाओ, आप वहीं से सीख जाओगे। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 48,000। इसमें भी कोई पॉइंट नहीं था, डायरेक्ट एक्सपेंस है। टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 48,000। देन नेक्स्ट ग्लास एंड टेबल लिनेन 12,000। क्वेश्चन ने बोला था ना इसको एक्सपेंस मानना है। क्रॉकरी एंड कटलरी 14,000। बस एक्सपेंसेस को एक्सपेंस साइड में लिखते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। गार्डन अपकीप 8,000। गार्डन अपकीप मतलब मेंटेनेंस ऑफ द गार्डन 8,000। क्लियर है? इसमें क्या है क्लियर भैया, नॉर्मल खर्चा है, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, बस सीधा पुट कर रहे हैं। मेंबरशिप फीस क्या करे, क्वेश्चन ने तो कुछ बोला ही नहीं। हमने पे किया है बाबा, यानी खर्चा है। हो सकता है हमारे लायन क्लब ने किसी और क्लब के साथ मेंबरशिप ले रखा है जहां हमारे मेंबर्स जाके डिस्काउंटेड वैल्यू में सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया मेंबरशिप फीस इज एन एक्सपेंस। जैसे हो सकता है ना कि मैं कोई रेस्टोरेंट का मेंबरशिप ले लूं और उससे मेरे कोई भी स्टूडेंट यहाँ का जाएगा तो उसको 10% ऑफ मिले, तो उस तरीके से। तो मेंबरशिप फीस 5,000। अपन भी तो एक एनपीओ ही है। मैं तो एनपीओ हूँ रे, चैरिटी तो कर रहा हूँ। इतने नॉमिनल फीस में कोई मार्केट में नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ा रहा है और क्या करेगा। कुछ बातें सुनने में अच्छी लगती है। इंश्योरेंस 5,000। मैं तो सारा पैसा दान ही कर देता हूँ जो कमाता हूँ। तो कैपिटल फंड में ऐड होता जा रहा है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी में लगाऊंगा मैं। गरीबों भी तो लगा रहा हूँ अपना ज्ञान। तुम लोगों ने मेंबरशिप फीस ही तो दिया है। अच्छा, मेंबरशिप इज 4,000। इंश्योरेंस 5,000। इलेक्ट्रिसिटी में एक पॉइंट था, पॉइंट नंबर 3 आउटस्टैंडिंग। तो टू इलेक्ट्रिसिटी कितना है 28,000 और आउटस्टैंडिंग कितना है पॉइंट नंबर 3 15,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 15,000 43,000 इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। अब इस आउटस्टैंडिंग का डुअल इंपैक्ट होगा, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में जाएगा आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। इंश्योरेंस में एक पॉइंट था ना, बताया नहीं, इसको लिख भी दिया मैंने, खाली बातू बातू बातू। देखो इंश्योरेंस वाला पॉइंट, आपने लास्ट ईयर
प्रीपेड इंश्योरेंस किया था 1000, इफ प्रीवियस ईयर प्रीपेड था तो दिस एक्सपेंस इज रिलेटेड टू माय करंट ईयर, तो करंट ईयर का एक्सपेंस में तो काउंट होगा ना, तो आपका इंश्योरेंस कितना हो जाएगा? टू इंश्योरेंस 5000 प्लस एडवांस एट बिगिनिंग 1000, 6000 का इंश्योरेंस। हाँ, इस साल का पेमेंट लास्ट ईयर ही कर दिया था, तो इस साल तो उसको काउंट करेगा ना एक्सपेंस में। हाँ, इस साल कमती देना है, टोटल एक्सपेंस है। इस साल पे करना था हम लोग को 6000, बट वी ओनली पेड 5000 बिकॉज लास्ट ईयर ओनली वी हैड पेड 1000। ज्योति समझ में आया? रामविलास, दीपक, हर्षिता, आ रहा है सर। यहां तक कोई डाउट? कृष्णा, डाउट? नो सर। कोई कोई लोग मॉर्निंग क्लास में गायब था, लॉ का कौन गायब था? मिस मत करो, बैकलॉग बढ़ता जाएगा और फिर तुम लोग टेंशन में घूमेगा। सारा काम कर दिया हमने, रिसेप्शन पेमेंट खत्म। ये क्लोजिंग कैश एंड बैंक कहां चला जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट, कैश 8000, बैंक 224600, कैश 8000, बैंक 224600। हमने सारे एडिशनल पॉइंट्स को टच किया, रिसेप्शन पेमेंट का एक एक आइटम लेके आ गया। अब सुनो मेरी बात अच्छे से कि लास्ट स्टेप क्या रहता है जब आप सब कुछ डुअल एस्पेक्ट साथ साथ में करते हो। अब लास्ट जो ईयर एंड का बैलेंस शीट है वो बनता है विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। तो जो जो आइटम ओपनिंग बैलेंस शीट में थे वो क्लोजिंग में भी आएंगे। फिक्स एसेट्स हमने दिखा दिया, स्टॉक क्या दिखाया क्या अभी तक? क्लोजिंग स्टॉक तो दिखाया ही नहीं, तो दिखाना पड़ेगा स्टॉक कितना था? 2,10,000 क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ऐसे एक एक करके आइटम मिलाओ, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं दिखाया अभी तक। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो अभी भी है ना, सेल थोड़ी कर दिया। तो 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 5 लाख, ओपनिंग बैलेंस शीट से एक एक आइटम मैच करते जाना। इफ सब कुछ दिखा दिया है वेरी गुड, नहीं दिखाया तो उसको शो करना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ चुका, प्रीपेड इंश्योरेंस वो तो जा चुका, एडजस्ट कर दिया करंट ईयर में, कैश हो गया, बैंक हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स दिखाना पड़ेगा, कैसे निकालेगा? ओपनिंग क्रेडिटर था 1,12,000, परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना किया था? 15 लाख, पे कितना किया हमने? 15 लाख, तो आपका क्लोजिंग कितना? 92,000। क्रेडिटर का भी क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया, एडवांस सब्सक्रिप्शन लिख दिया, एंट्रेंस डोनेशन वाला पॉइंट लिख दिया, ग्रेचुटी फंड, ग्रेचुटी फंड अभी तक नहीं आया था, 1,50,000 का ग्रेचुटी फंड आ गया, कैपिटल फंड भी आ गया, यानी सब कुछ कर दिया। अब करना क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बैलेंस करो, आई मीन उसका सरप्लस या डेफिसिट निकालो।
क्या आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है क्या? बाय डेफिसिट बैलेंसिंग फिगर कितना? 3250। टोटल कितना है? कितना? 4,76,000। ये टोटल है आपका। ये डेफिसिट कहां जाएगा? कैपिटल फंड से माइनस होगा। P0 क्या आएगा वैल्यू? 1089,600। देखो तो बैलेंस शीट मैच कर रहा है क्या? एक बार में बैलेंस शीट मैच करेगा। कितना आया? 13 लाख। दैट्स इट। इस तरीके से अपन एक एनपीओ का प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करता है। आया समझ में? किसी को भी डाउट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, प्रेजेंटेशन से लेके, देखो मैं आराम से पहले आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिखा दूं। किसी का कुछ छूट गया है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं समझ में आया है, तो पूछ लो मेरे से। हर एक चीज पे फोकस करना कि कैसे इनर कैलकुलेशन किया, कहाँ लाइन देता हूं टोटल का, और उसके पैरेलल में ही लिखना होता है, ऊपर नीचे नहीं होता। वो हर एक छोटी से छोटी प्रेजेंटेशन क्लियर है? तो यहाँ पे अभी भी किसी को भी डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है। स्पीड आ जाएगा विद द टाइम, डोंट वरी। जब अपन पूरा, जब स्टडी मेट सॉल्व हो जाएगा, देन जब कंपाइलर करेगा ना, विद द टाइमर करेगा, अपने आप स्पीड आएगा। क्योंकि विदाउट टाइमर कभी स्पीड नहीं आएगा। आप स्लो एंड स्टडी, अभी आप एक्यूरेसी पे फोकस करो। हर एक प्रेजेंटेशन, हर एक पॉइंट का क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, उस पर फोकस करो। घर जाके फिर से एक बार खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करो, क्या हमसे एक बार में हो रहा है क्या? भैया जितना पॉइंट बोला था वो सारा ये सभी तो करना था, आपको क्लिक कर रहा है क्या? इफ आपको वो सब क्लिक कर रहा है, वेरी गुड। नहीं कर रहा है तो फिर से देखना कि मैंने कैसे किया था, उसको देख देख के सॉल्व करना। हो जाए पूरा स्टडी मेट उसी तरीके से करना, एंड देन कंपाइलर सेल्फ करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे वहां पे। ठीक है? वो सब उसमें एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे अपने पास। अभी भी बोल रहा हूँ, किसी को डाउट है तो पूछ लो मेरे को। 3 वर्किंग नोट में काम हो गया, ज्यादा वर्किंग नोट बनाना ही नहीं पड़ा। क्योंकि आप मेजरली, मैं मेरा यही रहता है कि सॉल्यूशन का पार्ट बना दो वर्किंग नोट, उसी के अंदर सब दिखा दो, तो अपने को बार बार पीछे आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा ना एग्जाम हॉल में। फटाफट उसी के अंदर फ्लो फ्लो में कैलकुलेशन हो जाएगा, और कुछ मिस्टेक हुआ तो पकड़ में भी आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। हाँ, जो बड़े हैं, जो वहां पे नहीं दिखा सकता, उसका हमने अलग से बना दिया। बाकी नॉर्मली जिसका भी, जिस ट्रांजेक्शन का एडजस्टमेंट होता है, उसको इनर कॉलम में लिखो और उधर ही प्लस माइनस करके दिखा दो। दैट्स द बेस्ट प्रेजेंटेशन। किसी को भी डाउट?
illustration number 9 and illustration number 8 will be your homework. लेकिन एक चीज दिमाग में रखना, पहले आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करोगे, घर जाके फिर से सेल्फ करना, सारे कंसेप्ट्स को बिल्डअप करना, एंड देन जैसे बताया उसी तरीके से करना, अपने आप हो जाएगा। मगअप करने का कोशिश मत करना। देखो मुझे पता है आप लोगों से शायद इलस्ट्रेशन नंबर 8 होगा ही नहीं, छोड़ो ये देता ही नहीं हूं, वरना पागल हो जाओगे, भैया क्या किया इसमें, कैसे हुआ, हटा दिया मैंने। इलस्ट्रेशन नंबर 8 आप लोग नहीं सकोगे, रेयरली कुछ होगा, एक या दो बच्चा जो क्लिक कर पाएगा, और सॉल्यूशन देख के यदि मगअप किया तो बात ही अलग है कहानी, बिना सॉल्यूशन देखे तो नहीं हो पाएगा आप लोगों से, क्योंकि इसमें कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपके बचपन से रिलेटेड है और जो आप भूल चुके हो, तो मुझे याद दिलाना पड़ेगा। बचपन मतलब 11, बचपन मतलब 11, ठीक है। एक ही क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इलस्ट्रेशन नंबर 9, जो आप लोग नेक्स्ट क्लास में करके लेके आओगे, ठीक है, वो तो पता है, आज आप ही कर लेगा। That's all for today. Thank you.